नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शब्दांजलि यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। धन्यवाद। आबादी और बहुत ही अच्छा पढ़ा रितेश ने, जैसी मुझे उनसे उम्मीद थी। और जैसा कि मैंने कहा था कि वो स्पिन बॉलर की तरह इस कवि सम्मेलन का तेवर बदल सकते हैं, उन्होंने इस तेवर को बदल दिया है। और अब जिनका क्रम है वे सारे वरिष्ठ हैं और सारे लोग मंच की कला जानते हैं। वे हर तरह से आपसे तालियां बजवा सकते हैं, आपकी आह वाह ले सकते हैं, इसलिए उनके लिए किसी भूमिका की भी ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने कहा था ना कि सृजन, उर्मिलेश जी एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं। उन्होंने कभी लिखा था कि बेवजह दिल पे कोई बोझ ना भारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए। बेवजह दिल पे कोई बोझ ना भारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए। और कितने दिन जिंदा रहे इसको ना गिनिए साहिब, कितने दिन जिंदा रहे इसको ना गिनिए साहिब, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। और जिंदगी भर के लिए हम ना कहेंगे तुमसे आज, बस आज जरा बात हमारी रखिए। उर्मिलेश जी के साथ ऐसा हुआ था कि डॉक्टर उर्मिलेश संकधर ने अपने भवन का नाम रखा था सृजन। तो एक बार रात को किसी के यहाँ किसी की तबीयत खराब हो गई, तो जब वो रात में बेचारा, अच्छा उसने कभी पढ़ रखा था कि हाँ वहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर उर्मिलेश संकधर और नीचे सृजन। तो वो वहाँ अपने जिसकी भी उसके भाई की तबीयत खराब हुई तो वो बेचारा रात को लेके गया वहाँ उर्मिलेश संकधर जी के घर। रात को उसने कुंडी खटखटाई और उर्मिलेश जी निकल के आए, बोले भाई साहब डॉक्टर साहब ये इसकी जरा तबीयत खराब है, देख लीजिए। तो डॉक्टर साहब बोले यार मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। बोले नहीं, तो बाहर तो आपने लिख रखा है डॉक्टर उर्मिलेश संकधर नीचे सृजन। तो कभी कभी सृजन को हम सर्जन पढ़ लेते हैं और ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। उपक्रम में है और उन्होंने इस खूबसूरत सी महफिल को सजाया है। आदरणीय डॉक्टर जयंत शाह जी उत्तराखंड की शान है और पूरे इस देश में एक हाथ से कवि के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में पहचाने जाते हैं। मेरा मन है जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपका आमंत्रित करें, एक बार अंतर के संपूर्ण आदर के साथ स्वागत करें आदरणीय जयंत शाह जी का। अरे नहीं, मेरे स्वागत में जो आप लोगों ने 2-4 लोगों ने ताली बजाई है इसके लिए मैं आभारी हूँ। क्या मैं इतने में शुरू हो जाऊँ? हाँ नहीं एक बार बजा दीजिए। सभी जैन दादा हजारों की भीड़ में पढ़ने के आदी हैं, इसलिए जब तक 1000 तालियां नहीं बजती हैं तब तक वो शुरू नहीं हो पाते। एक बार सारे लोग मिलकर बजा दीजिए। निश्चित रूप से विडंबना रहती है कि हम बहुत से कार्यक्रम में जाते हैं जहाँ हजारों की भीड़ होती है और वहाँ पर जब हम कविता पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारी बातें वहाँ तक पहुँच रही है। आज संख्या कम है मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जब हम हजारों के बीच होते हैं तब हमें लगता है कि हम कौरवों के बीच में हैं। आज संख्या कम है तो हमें लग रहा है हम पांडवों के बीच में हैं। सारी जिम्मेदारी आप लोगों की है भाई साहब, आप पांडव है, आप संभाल लीजिएगा। अभी रितेश भाई ने बहुत सुंदर ओज की कविताएं पढ़ी, बड़ी हुंकार की बात की है उन्होंने, आग की कविताएं पढ़ी। मैं हास्य का कवि हूँ भाई साहब, और ऐसा नहीं है कि हास्य का कवि देशभक्ति की भावना नहीं जगा सकता है, जगा सकता है, हमारे अपने तरीके हैं। मैं तो एक कॉलेज में टीचर हूँ साहब, वहाँ हमने बच्चों से कह दिया कि बेटा इधर आओ, आज के बाद कसम खाओ कि जिंदगी में कभी शराब नहीं पियोगे। तो सारे बच्चों ने कसम खाई, जसपाल जी, सारे बच्चों ने कसम खाई कि हम जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे। हमने कहा आप कसम खाओ कि कभी जिंदगी में सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाओगे। तो सरदार जी सारे बच्चों ने कसम खाई हम सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे। तो हमने कहा अब कसम खाओ कि किसी लड़की को घुड़ के नहीं देखोगे। तो सारे लड़कों ने कसम खाई। बोले साहब आप कह रहे तो घुड़ के भी नहीं देखेंगे। अब मेरा मामला बन गया था। मैंने कहा आप कसम खाओ कि अगर वक्त पड़े तो अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दोगे। तो सारे लड़के बोले सिगरेट पीनी नहीं है, शराब को हाथ नहीं लगाना है, लड़की को देखना नहीं है, तो ऐसी जान का करना क्या है, वतन के लिए शहीद भी हो जाएंगे।
मैं कह रहा हूँ भाई साहब ऐसा भी हो जाता है स्थितियाँ। मैं तो हास्य बैंक का कवि हूँ भाई साहब, बहुत देर तक आपके बीच रहूंगा नहीं। मैं सही बता रहा हूँ, मैं वो देशभक्ति की बातें नहीं कर सकता। मैं तो प्यार मोहब्बत की बात करता हूँ कि मैंने तो एक लड़की को यूं ही जाते हुए देखा, यूं ही छेड़ते हुए कहा कि तुम्हारे होठ जैसे कमल के फूल। तो सरदार जी उस लड़की ने बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं किया। जो हमारे इस कार्यक्रम में आते जा रहे हैं मैं उनको भी नमन करता हूँ। ये समाज से शब्द सिंह जी जो देर से आए हैं वो निश्चित रूप से विशिष्ट होंगे। आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और चांद लगा दिए। तो सही कह रहा हूँ भाई साहब, मैं हास्य बैंक का कवि हूँ, तो प्यार मोहब्बत की बात बिल्कुल नहीं करता। मैंने तो एक लड़की को जाते हुए देखा, यूं ही छेड़ते हुए कह दिया कि तुम्हारी होठ जैसे कमल के फूल। लड़की ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मुझे लगा आजकल तो हर जगह राजनीति है, शायद ये भाजपा ही ना हो, ये भाजपा ही ना हो, क्या पता जो है ये बसपा ही हो। तो मैंने फिर आगे जोड़ा, मैंने कहा मैडम तुम्हारी चाल जैसे कोई हाथी मदमस्त। लड़की ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कमल का फूल निपट गए, हाथी निपट गया, फिर भी जवाब नहीं। मैंने सफाई होगी। तो मैंने कहा मैडम तुम्हारे प्यार में मेरा दिल साइकिल के टायर की तरह पंचर हो चुका है। मतलब विडम्बना देखी जी पांडे जी, वो लड़की ना तो भाजपा ही थी, न सपाई न बसपाई, वो तो कांग्रेस ही निकली और मेरे गालों पर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह साफ कर चलेगी। तब कहना चाहता हूँ वैलेंटाइन पर किसी लड़की को देकर उपहार, वैलेंटाइन पर किसी लड़की को देकर उपहार कुछ इस तरह से किया मैंने प्यार का इजहार। वो मेरी गूगल की खोज और एफबी पर नित्य नित्य बदलती पोज। जब से सर्च किया है मैंने तुम्हारा प्रोफाइल, मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया जैसे कि मोबाइल। मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया जैसे कि मोबाइल। और प्यार प्यार के वायरस अचानक शिवसेना की तरह बगावत पे उतारू हो गए हैं। प्यार करने का ढंग देखिए सितारा जी, अब आपकी तो उम्र हो गई है, हमारा ढंग देखिए। हमने कहा क्यों मेरी वैलेंटाइन पर किसी लड़की को देकर उपहार कुछ इस तरह से किया मैंने प्यार का इजहार। वो मेरी गूगल की खोज, एफबी पर नित्य नित्य बदलती पोज। जब से सर्च किया है मैंने तुम्हारा प्रोफाइल, मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया जैसे कि मोबाइल। और प्यार के वायरस अचानक शिवसेना की तरह बगावत पे उतारू हो गए हैं। और अब तुम जितनी बार भी दबा लो नोटा, ईवीएम के अकॉर्डिंग अगले 5 साल तक हम तुम्हारे हो गए। ये है हमारा भाई साहब, हमका कभी है भाई साहब, बहुत ज्यादा समय आपका लेंगे नहीं है। हम तो छोटी छोटी चीजों से कहाँ से हाथ से निकालते हैं। आइए मैं आपको एक व्यंग्य की रचना दे रहा हूँ। इन दिनों हर तरफ चुनाव की तैयारियां चल रही है। हमारे बीच उपस्थिति है यशपाल राजहंस की, आप विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री है उधम सिंह नगर के, और भी सभी लोगों के गणमान्यों की उपस्थिति है। मैं एक व्यंग्य की रचना पढ़ता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने हास्य को सुना है, व्यंग्य कितना आप समझते हैं। व्यंग्य क्या है भाई साहब, इशारों में बात होती है। वो एक नेताजी आए और भाषण देने लगे कि हीरा हीरे को काटता है। उन्होंने भाषण दिया, हीरा हीरे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। इतने में कुत्ता आया, नेताजी को काट कर चला गया। उल्लास के साथ और मुझे हास्य के साथ साथ व्यंग्य भी अच्छा समझते हैं। तो आइए इन दिनों चुनाव का माहौल है। जैसा कि हम सब जानते हैं, लोकतंत्र सबसे अच्छी प्रणाली है। राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा होता था, मगर लोकतंत्र में हम अपने वोटिंग से हम अपना नेता चुन सकते हैं। मगर भारत जैसे विविध धर्म और जात पात वाले देश में यहाँ भी बहुत सारी विसंगतियाँ आई है। तब हमारे साथ क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब यहाँ हो गया चुनाव जीतना, यानी जो चुनाव जीतना जानता है वही सबसे बड़ा नेता है। तो आइए चुनाव के दौरान क्या क्या स्थितियां पैदा होती है, वो एक चित्र देखिएगा कि झंडे डंडे और नारों से, झंडे डंडे और नारों से भर आया है नव, सखी क्या चुनाव आने वाले। देखिए मैं कविता की व्याख्या नहीं करूंगा, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अगर कोई इस कविता की व्याख्या करता तो क्या लिखता, जैसे हम लोग बचपन में लिखते थे कि कवि अपनी कविता में पहली पंक्ति में ये कहना चाहता है कि हे सखी अंगड़ाई लेकर उठ और अपने नेत्र रूपी कमल को खोल और आंख से आंख मिलाकर बोल, क्या चुनाव आने वाला है। देखिए चुनाव में क्या क्या दृश्य होता है कि झंडे डंडे नारों से भर आया है नव,
सखी क्या चुनाव आने वाले हैं। और क्या है उसके बाद क्या होता है, क्या क्या स्थितियां बदलती है कि खड़ंजा विहीन सड़कों में लगने लगा है चूना। चुनाव में क्या क्या दृश्य होता है कि खड़ंजा विहीन सड़कों में लगने लगा है चूना और छात्र विहीन स्कूल में टीचर्स हो गए दूना और वस्त्र विहीन के कांधे पर शोभित है शॉल। नंगों को शॉल पहनाया जा रहा है, यानी कि वस्त्र विहीन के कांधे पर शोभित है शॉल, भूखे के घर मांस मदिरा के प्याले हैं, सखी क्या चुनाव आने वाले। चुनाव में क्या क्या होता है वो सही कह रहा हूँ भाई साहब। मैं तो पीठासीन अधिकारी था, अभी खटीमा में था, जिला पंचायत के चुनाव हो रहे थे, तो हमारी तो ड्यूटी लगती है। वो एक आदमी आया, हमने उनको बैलेट पेपर दे दिया, वो वहाँ जाकर के बैठा हुआ चुपचाप, वो वोट ही ना डाले। हमने कहा भाई साहब कर क्या रहे हो, वोट तो डालो। बोले यार भाई साहब बात दरअसल इतनी सी है यार, उसका नाम पता नहीं ध्यान नहीं आ रहा जिसने कल रात को पिलाई थी। कहना चाहता हूँ कि झंडे डंडे नारों से भर आया है नभ, सखी क्या चुनाव आने वाले हैं। और उसका अगला पुल जो कागजों में बना था, पुल जो कागजों में बना था उसका फिर से होने लगा शिलान्यास। मजदूर जो बह गए थे उनका लिखा जा रहा है स्वर्णिम इतिहास। पुल जो कागजों में बना था उसका फिर से होने लगा है शिलान्यास। मजदूर जो बह गए थे उनका फिर से लिखा जा रहा है स्वर्णिम इतिहास। अंधों के हाथ बांटी जा रही है बटेर और बहरों के लिए बिन कितने मतवाले हैं, सखी क्या चुनाव सखी का चुनाव आने वाले। तो हमारे यहाँ राजनीति ऐसी हो गई भाई साहब, तो कहना पड़ता है हमारे यहाँ राजनीति में लोकतंत्र में विसंगतियां पैदा हो गई। वो एक नेता के बेटे ने कहा कि पापा मैं भी बड़ा होकर राजनीति में जाना चाहता हूँ। उसके पिताजी ने मना किया, बेटा ऐसा नहीं, बहुत कंपटीशन है, राजनीति बहुत गंदी चीजें हैं। उसने कहा नहीं पापा हमें तो राजनीति में जाना है और हमें जाना है। बच्चे ने जिद कर दी, तो कहा पापा आप हमें ट्रेनिंग दो। उसने कहा ठीक है। उसने कहा पापा ऐसा करो बेटा, ऐसा करो तुम छत पे चढ़ जाओ। तो लड़का छत पे चढ़ गया। अब उसने लड़के से कहा आप कूद जाओ। तो लड़के ने कहा पापा यहाँ से कूद जाऊंगा तो मेरी हड्डी टूट जाएगी। तो उसके पापा ने कहा बेटा तुम कूदो तो सही, मैं तो तुम्हें पकड़ने के लिए बैठा हूँ। तो लड़का कूद गया। लड़का कूदा जैसे ही उसका बाप हट गया तो लड़का हॉस्पिटल में पहुंच गया। उसने कहा पापा आपने तो मेरी हड्डी वड्डी तोड़वा दी, क्या किया आपने, मुझे पकड़ा नहीं। तो बोले राजनीति का पहला उसूल है बेटा कि अपने बाप पर भी भरोसा मत करना।